हेलो बच्चों, स्वागत है मॉल डाटा स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, अब बिहार सरकार के द्वारा बीएसएससी सीजीएल 2025 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिसमें से आप देख सकते हो कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की तिथि क्या है। 18/8/2025 से 17/9/2025 से हमारा जो ये आवेदन है ये स्टार्ट हो जाएगा। देखिए, ये इसको हम ऑनलाइन मोड में हम इसको आमंत्रित करेंगे। जैसे कि हमें कौन सी वेबसाइट पर जाना है, bssc.bihar.gov.in पर हम जाकर इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं किन किन विभागों में कितनी कितनी वैकेंसीज आई हैं। देखते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे मेन जो पोस्ट है सहायक प्रशासक पदाधिकारी की। ठीक है, इसमें वेतन स्तर क्या होगा, 7 होगा और किसी विद्यालय से आप ग्रेजुएट होने चाहिए। ठीक है, और दूसरा है योजना सहायक, ये भी वेतन स्तर कितना है, 7 इसका, और किसी विद्यालय से आप स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, और तीसरा है कनिष्ठ सांख्यिकी सहायिका, इसका भी वेतन स्तर कितना है, 7 है, और किसी भी विश्वविद्यालय से गणित अथवा, देखिए, गणित अथवा अर्थशास्त्र अथवा वाणिज्य एवं सांख्यिकी के विषय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। ठीक है, तब ये आप इसके लिए, इस गणित सहायक के लिए आप एलिजिबल है। ठीक है, पोस्ट के लिए एलिजिबल है। चौथे नंबर पे हमारा डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड सी, वेतन स्तर इसका रहेगा 6। ठीक है, इसमें किसी भी विश्वविद्यालय से आप स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, लेकिन इसमें पीजीडीसीए अथवा बीसीए और बीएससी आईटी से आप उत्तीर्ण होने चाहिए, ग्रेजुएट होने चाहिए। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है, देखिए, वित्त नोट क्या है, वित्त विभाग के प्रांतांक 10110 के अंतर्गत 10/11/2030 से पहले अगर आपने बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, बीई कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग एवं बीटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की डिग्री आपके पास आ चुकी है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, और 5वां नंबर का जो पोस्ट है वो है अंगशेखक, मतलब अंगशेखक निदेशालय वित्त विभाग के लिए। अब वेतन स्तर 5 है। ठीक है, और इसमें भी क्या है, आपके पास वाणिज्य, अर्थशास्त्र, सांख्यिकी अथवा गणित में किसी भी विषय में आप मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री प्राप्त होनी चाहिए, तब आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, आप इसमें भी नोट देख लीजिए क्या लिखा है, वित्त विभाग के प्रांतांक 692 में 1/11/2023 के आलोकन में इन विषयों के स्नातक में मुख्य विषय के रूप में अनिवार्यता आवश्यक नहीं है। ठीक है, अब देखिए, पोस्ट नंबर 6 क्या है, अंगशेखक सहयोग समिति और सहकारिता विभाग में आप वेतन स्तर कितना है, इसका ग्रेड पे कितना है, 5। ठीक है, इसमें मान्यता विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण स्नातक गणित के साथ अथवा वाणिज्य स्नातक होनी चाहिए। ठीक है, इसके लिए आप एलिजिबल हैं। ठीक है, अब देखिए इन विभाग में उपलब्ध रिक्तियों के बारे में देखते हैं कि कितनी कितनी विभाग कौन कौन से पोस्ट में है। सहायक प्रशाखा पदाधिकारी में देखिए टोटल कितनी वैकेंसी है, 1064 वैकेंसी देखने को मिल रही है। इसमें से आपको बिहार सरकार के द्वारा 35% महिलाओं के लिए आरक्षण दे दिया गया है, वो भी इसमें इंक्लूड है। देखिए, अब अनारक्षित में, अनरिजर्व कैटेगरी में 572 सीट देखने को मिल रही है, अनुसूचित जाति में 102 और अनुसूचित जनजाति में 17 और अत्यंत पिछड़ा वर्ग में देखिए 101 है, और पिछड़ा वर्ग में 154 सीट है, और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 12 सीट इसमें दी गई है, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 106 सीट आपको इसमें देखने को मिल रही है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि इसमें से आपको 200 सीट महिलाओं के लिए, 36 सीट अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए 6 सीट है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के महिलाओं के लिए 35 सीट है, और पिछड़ा वर्ग के लिए 54 सीट है। और देखिए, इसमें पिछड़े वर्गों के लिए, महिलाओं के लिए कोई भी सीट खाली नहीं है, और उसके आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 37 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व है। ठीक है, आप इसमें से टोटल कितना, 368 सीट महिलाओं के लिए हैं टोटल। आप इनमें से 1064 में से 368 सीट आप माइनस कर दीजिएगा तो आपको टोटल ये इस तरह इतना सीट बचेगा। ठीक है, महिलाओं के लिए। अब देखिए, योजना सहायक में आप देख सकते हैं कि 75/0/0/0 और 3 पिछड़ा वर्ग के लिए, और 01 एक सीट जो हमारे पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए, और 9 सीट आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति के लिए। ठीक है, और टोटल पद कितने हैं, 88। ठीक है, इसमें से आप देख सकते हैं 26 महिलाओं के लिए, और इनमें से किसी के लिए एक पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 1 सीट है, टोटल 30 सीट है। और तीसरा नंबर पर कनीय सहायक के लिए, सांख्यिक सहायक के लिए सीट कितनी है, इसमें देखिए, अनरिजर्व के लिए तो एक भी सीट नहीं है, जनरल के लिए, अनुसूचित जाति के लिए 0 है,
और अनुसूचित जनजाति के लिए भी 0 सीट है। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो ईबीसी के अंतर्गत आते हैं पुरुष, उनके लिए 2 सीट है। और पिछड़ा वर्ग के लिए बीसी के लिए 2 सीट है। और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए एक भी सीट नहीं है। और देखिए आप देख सकते हैं कि टोटल 5 सीट है इसमें, ठीक है। और डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड सी के लिए आप देख सकते हो यहाँ पे टोटल एक ही वैकेंसी है, ठीक है। वो भी है कुल पदों, वो भी है ये आपके अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए, ठीक है। और 5वें नंबर पे आता है हमारा अंगशेखक। अंगशेखक में देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 30 सीट है। और अनुसूचित जाति के लिए 32। और अनुसूचित जनजाति के लिए एक भी सीट नहीं है। और 34 सीट जो देख सकते हैं आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए, आप 15 सीट पिछड़ा वर्ग के लिए। और टोटल कुल मिलाकर 125 सीट आप देख सकते हो, आप नोटिफिकेशन में आप देख सकते हो कितनी सीट किन के लिए है। और अंगशेखक सहयोग समिति के द्वारा 148, देखिए यहाँ पर 148 सीट अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, मतलब जनरल में जो व्यक्ति आते हैं वो 148 सीट है। इसमें से आप 35% अगर आप करते हैं 148 का 35%, वो 52 आता है, वो महिलाओं के लिए सीट है, ठीक है। इसी तरह हमारे को आप देख सकते हो कि टोटल 825 अनारक्षित वर्ग के लिए, मतलब जनरल में जो व्यक्ति आएंगे उनके लिए 143, अनुसूचित जाति के लिए 19, अनुसूचित जनजाति के लिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 146, 183। और टोटल जो आपको सीट देखने को मिलेगी 1481, ठीक है। टोटल कितनी सीट है? 1481। इन 1481 सीटों में आप 510 टोटल जो है महिलाओं के लिए है, और बाकी जो बचा ये पुरुषों के लिए इसमें से, ठीक है। 900 कुछ सीट जो है बचेगा हमारे पास, 971 सीट जो है वो पुरुष के लिए वैकेंसी है, और महिलाओं को 510 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो, चलिए आप देखिए यहाँ पे नोट में क्या दे रखा है, कि नोट में ये है कि आप देखिए नोट में क्या है। पहली बात है राज्य के मूल निवासी बेंचमार्क दिव्यांगंज और मात्र को ही क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य रहेगा, ठीक है। जो मतलब कि दिव्यांग व्यक्तियों को उनको ही आरक्षण मिलेगा, ठीक है। दूसरा है कि नोट 2 में क्या है कि राज्य के मूल निवासी महिला अभ्यर्थी को 35% आरक्षण अनुमान्य रहेगा, ठीक है। नोट 3 में क्या दिया गया है कि आप देखिए सभी रिक्तियां बंधित है, आप ये इसमें से वैकेंसी जो है घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है, ठीक है। आवेदन की अंतिम तिथि तक एक सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से विभागों के द्वारा संशोधित रिक्तियों अथवा नए पद हेतु रिक्तियां जिनकी योग्यता स्नातक होगी आयोग को संशोधित की जाएगी। उन रिक्तियों को भी इन विज्ञापन रिक्तियों में समावेशित किया जाएगा, जो मान लो बाद में कोई वैकेंसी आने को रहेगी और वो भी इसमें जुड़ सकती है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे क्या है। उम्र की सीमा देखते हैं, उम्र क्या रहेगा। अब देखिए अभ्यर्थियों के लिए उम्र की सीमा 1/8/2025 के आधार पर ही की जाएगी, ठीक है। परंतु वैसे अभ्यर्थी को जो दिनांक 1/8/2022 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा निर्धारित करते हैं और निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारण करते हों, उम्र के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग के प्रांतांक में 2006 के आलोक में इस परीक्षा के लिए पात्र होंगे, ठीक है। जो व्यक्ति जो सामान्य व्यक्ति 2006 के आलोक में परीक्षा के लिए भी पात्र होंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। सभी कोटि वर्ग के लिए, कोई भी जनरल में आए, चाहे ओबीसी में है, चाहे ईबीसी में है, ठीक है, ईबीसी में है या फिर एससी एसटी वाले हों, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अधिकतम उम्र सीमा क्या है कि अनारक्षित पुरुष, मतलब जो जनरल कैटेगरी के व्यक्ति हैं उनके लिए उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? 37 वर्ष, ठीक है। अत्यंत वर्ग और पिछड़ा वर्ग के लिए पुरुष हो चाहे महिला, उनके लिए अधिकतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 40 वर्ष, ठीक है। अनारक्षित महिलाओं के लिए देखिए 40 वर्ष होने चाहिए, और एससी एसटी के पुरुष हो या महिला हो उनके लिए टोटल कितना? 42 साल उम्र होनी चाहिए, ठीक है। सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए देखिए अधिकतम उम्र सीमा के अतिरिक्त 10 वर्ष की छूट इसमें दी जाएगी, ठीक है। मान लीजिए किसी की उम्र 40 साल है, 40 साल है और वो दिव्यांग है, तो उसके लिए 10 साल की उम्र और भी छूट में दी जाएगी, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है, आयोग द्वारा मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र में अंकित उम्मीदवार की जन्म तिथि मान्य होगी। देखिए जो उम्मीदवार इस फॉर्म को भरेंगे उसमें आपको जो 10वीं का सर्टिफिकेट होगा उसके एज के अकॉर्डिंग आप इस फॉर्म को भरेंगे, उसके एज के अकॉर्डिंग ही मान्य रहेगा कि आप कितने वर्ष के हैं कितने के नहीं है, ठीक है। ये चीज़ दिखाएं। देखिए आप बिहार सरकार की सेवा के अंतर्गत सेवा अधिकारियों में आयोग कुल 5 अवसर। अब देखिए इस परीक्षा को करने के लिए अधिकतम कुल कितने अवसर दिए जाएंगे? 5 दिए जाएंगे, ठीक है। आप 5 बार इस परीक्षा को भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए
आप इसमें देखिए इंपोर्टेंट वाला देखना है कि क्या क्या है। देखिए देखिए अभ्यर्थी को अपनी जाति के अनुरूप आरक्षण कोटि को सही सही एवं स्पष्ट रूप से उद्धृत करना अनिवार्य होगा। जो भी जिस कास्ट के होंगे जैसे कि ईबीसी, ओबीसी, एससी, एसटी, उस सभी को अपना सही आरक्षण कोटि से मतलब कि जो जाति होगी वही ही देना, अन्यथा आपको ये एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया गया जाएगा और सरकार के द्वारा आप कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। ठीक है, देखिए अब देखिए परीक्षा की प्रकृति क्या आगे, जो हमारा परीक्षा जो होगा ऑब्जेक्टिव होगा, जिसमें से एक क्वेश्चन होगा और उसमें से 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। ठीक है, आप उनमें से क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, परीक्षा क्रम बिहार कर्मचारी आयोग परीक्षा संचालन नियमावली में 2010 के आलोक में 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा के आयोजन की जाएगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है कि अगर 40,000 से अधिक होती है तो प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाती है हो जाएगी, अन्यथा अगर 40,000 से कम आते हो तो एक ही परीक्षा ली जा सकती है। ठीक है, अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा एक से अधिक चरणों में आयोजित की जाएगी। देखिए अगर 40,000 से ज़्यादा वैकेंसीज मतलब कि फॉर्म भरे जाते हैं तो आपको एक से एक या एक से अधिक बार जो परीक्षा देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आरंभिक प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति होगी और कोटिवार उपलब्ध में 0 से 5 गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। देखिए अगर आप कोई भी फॉर्म भरते हैं उसका 5 गुना मतलब उसका मतलब कि वैकेंसी का जितना वैकेंसी 1481 वैकेंसी है, इसका 5 गुना जो है विद्यार्थियों को आपको बुलाया जाएगा कि आप सेकंड परीक्षा जिसमें आप मेंस के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, इसमें देखिए समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को जन्म तिथि के अनुसार अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को मेधा सूची में ऊपर रखा जाएगा और इसी प्रकार समान अंक या समान उम्र होने पर अभ्यर्थियों के नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के आरोही क्रम A to Z के आधार पर मेधा सूची में रखा जाएगा। ठीक है, आप समझ गए कि भाई इसमें देखिए जन्म तिथि के आधार पर अगर समान अंक आते हैं तो जन्म तिथि के आधार पर आगे रखा जाएगा, या फिर अल्फाबेटिक ऑर्डर के अकॉर्डिंग ABCD के अकॉर्डिंग आपके समान अंक आते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको ऊपर नीचे रखा जाएगा। ठीक है, रैंक आपको मिलेगी। ठीक है, आप देखिए परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम निम्नलिखित है। परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा में एक सामान्य ज्ञान का होगा और निम्नलिखित विषय होंगे, जैसे कि फर्स्ट क्या है सामान्य अध्ययन होंगे जिसमें जीके जीएस आएंगे। ठीक है, दूसरा होगा सामान्य विज्ञान, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और साथ ही गणित के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और तीसरा हो जाएगा मानसिक क्षमता जांच, कॉम्प्रिहेंसिव लॉजिक, रीजनिंग और मेंटल अवेलेबिलिटी से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, अब इसमें कुल कितने पर्सन होंगे, 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सभी के सभी क्या होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे और इसमें से प्रत्येक सही उत्तर के 4 अंक मिलेंगे और गलत उत्तर के लिए आपको 1 अंक की कटौती की जाएगी। ठीक है, और परीक्षा की अवधि कितनी होगी, 2 घंटा 15 मिनट आप को मिलेगा। ठीक है, अब देखिए और जो परीक्षा में जो भाषा का जो माध्यम होगा हिंदी और अंग्रेजी दोनों रहेगा, लेकिन अगर पर्सन हिंदी और इंग्लिश में अंग्रेजी में अगर प्रश्नों में कोई भी भिन्नता होगी तो अंग्रेजी के पर्सन को ही मान्यता देनी होगी। ठीक है, देंगे वे। ठीक है, बिहार कर्मचारी आयोग के द्वारा संचालित नियमावली में कंडिका 12 के आलोक में प्रारंभिक परीक्षा पुस्तक सहित ली जाएगी। ठीक है, इसमें से 3 पुस्तक अर्थात प्रत्येक खंड के लिए एक ही पुस्तक ले जा सकते हैं आप, जैसे कि सामान्य अध्ययन खंड के लिए, गणित खंड के लिए, सामान्य विज्ञान खंड के लिए। पुस्तकों में NCERT, BSEB और ICSE अन्य बोर्ड के टेक्स्ट बुक ही मान्य होंगे। ठीक है, अन्य बोर्ड के टेक्स्ट बुक ही मान्य होंगे। ठीक है, इसको आप ले जा सकते हैं, लेकिन उसके अलावा आप इलेक्ट्रॉनिक कागज, नोट्स, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि परीक्षा भवन में नहीं ले जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर कि सिलेबस में देखिए क्या क्या रहेगा। सिलेबस में आप देखिए सामान्य अध्ययन में जो जीके वाले पोर्शन में आपको क्या दिखेंगे, वर्तमान में जो जितनी भी घटनाएं घटित हो रही हैं और दिन प्रतिदिन हो रहे हैं उनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ऐसे प्रश्न भी शामिल किए जा सकते हैं। ठीक है, और पड़ोसी देश भारत, बिहार, भारत और पड़ोसी देशों के संबंध में विशेष रूप से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और समसामयिक विषय मतलब कि करंट अफेयर से देखिए वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक लिपि, राजधानी मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, भारत और उसके पड़ोसी देशों में देखिए कि
पड़ोसी देशों का इतिहास, भारतीय इतिहास, सांस्कृतिक, भूगोल, आर्थिक और स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि, प्राकृतिक संसाधनों की मुख्य विशेषताएं, भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली और पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना और राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान से इनसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। और खंड ख में जो आपको दूसरा भाग मिलेगा उसमें सामान्य विज्ञान गणित से क्वेश्चन देखने को पूछे जाएंगे। उसमें से सामान्य विज्ञान और गणित से में देखिए भौतिक शास्त्र, रासायनिक शास्त्र, जीव विज्ञान शास्त्र और भूगोल से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर गणित से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसमें से संख्या पद्धति से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, दशमलव बिंदु और भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंकगणितीय सक्रिय, प्रतिशत से, अनुपात से, समानुपात और औसत, ब्याज और लाभ हानि से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है। अब देखिए खंड ग में क्या है, ग में मानसिक क्षमता जांच, मतलब कि रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ से क्या क्या है कि इनमें से आप शाब्दिक और गैर शाब्दिक दो सिनोनियम एंटोनियम्स हो गए। ठीक है। एनालॉगी हो गए। ठीक है। सादृश्य, समानता, भिन्नता, स्थान, कल्पना, समस्या, मिरर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। विश्लेषण, दृश्य सामग्री, अवलोकन, संबंधन, आप देख सकते हैं उनको। इनसे रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। अब देखिए, अब ये होगी प्री की बात। अगर आपको एक पेपर लिया जाएगा प्री का, उसके बाद हमारे इसको क्वालिफाई करने के बाद आपको मुख्य परीक्षा में दो पात्रता दो पेपर देने होंगे। उसमें से हिंदी और दूसरा है मुख्य पात्रता, मुख्य पत्र, जो दूसरा वाला जो है मेन होगा। इसमें हिंदी एक क्वालिफाइंग नेचर के लिए होगा। ठीक है। इसमें से 30% अंक अगर लाएंगे तो आपके लिए दूसरी कॉपी चेक होगी मेन में। ठीक है। मेंस पेपर में। ठीक है। इसमें मेन पेपर में वही सब्जेक्ट आएगा जो पहले प्री में दे रखा है आपने, सामान्य अध्ययन से, सामान्य विज्ञान गणित से और मानसिक क्षमता जांच से, कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिक, रीजनिंग, एबिलिटी से क्वेश्चन पूछने को मिलेगा, देखने को मिलेगा, सॉरी। अब देखिए क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए क्या करना होगा। क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए देखिए इसमें क्या है कि अनारक्षित वर्ग में निम्नलिखित न्यूनतम जो है 40% ही अंक, मान लीजिए 150 है, 150 मतलब कि 4, मान लीजिए 600 का 40% कितना हो गया, 240। मिनिमम न्यूनतम जो 240 के ऊपर कट ऑफ जाएगी इसकी, लेकिन इससे भी ज़्यादा भी जा सकती है, ये मिनिमम की बात बता रहे हैं ये। ठीक है। और पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% और अनुसूचित पिछड़ा वर्ग के लिए 34% और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 32% और महिला वर्ग के लिए 32%, दिव्यांग सभी के लिए 32% न्यूनतम जो कट ऑफ देखने को मिलेगी। ठीक है। परीक्षा का शुल्क देखिए, आप देखिए यहाँ पर परीक्षा के लिए कितनी फीस ली जाएगी। यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए आपको देखिए सामान्य वर्ग और परीक्षा वर्ग जो और ईबीसी, बीसी और जनरल के लिए कितने 540 रुपये की राशि है। और एससी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जो बिहार के निवासी हो उनके लिए सिर्फ 135 रुपये ही परीक्षा का शुल्क लिया जाएगा। और सभी श्रेणी के दिव्यांग के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति और जनजाति के समान हो उसको 135 रुपये। और देखिए सभी महिलाओं के लिए, सिर्फ बिहार के निवासी उनके लिए 135 रुपये लिया जाएगा। और बिहार के राज्य के सभी श्रेणियों, महिला हो या पुरुष हो, उसके लिए टोटल 540 रुपये लिया जाएगा। ठीक है। अब देखिए परीक्षा की राशि जो है, प्रोसेसिंग फीस, सर्विस टैक्स अलग से वहन किया जाएगा। परीक्षा में क्रेडिट डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से अगर आप पैसा जमा करते हैं उसके लिए अलग फीस देनी होगी। साथ में कुछ चार्जेस लगेंगे वो आप दे सकते हो, या फिर आप ऑनलाइन पेमेंट गेटवे से या के माध्यम से 18/8/2025 से 17/9/2025 तक ही जमा कर सकते हैं ऑनलाइन फीस। ठीक है। मात्र देखिए रजिस्ट्रेशन और परीक्षा शुल्क भुगतान करने के लिए यह नहीं माना जाएगा कि अभ्यर्थी द्वारा पूर्ण रूप से ऑनलाइन आवेदन भर दिया जाए और परीक्षा शुल्क की किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। देखिए अगर एक बार आपके पैसे कट गए और फॉर्म भर दिया तो दोबारा से आप अगर आप चाहें तो भाई उसको वापस नहीं ले सकते हैं। साथ ही यह सहंतरणीय होगी। ठीक है। अब देखिए 5 नंबर क्या कहते हैं, आरक्षण। आरक्षण के लिए बात बताई गई यहाँ पर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आरक्षण कोटे में देखिए क्या कहा गया इन्होंने। आरक्षण में देखिए, एक मिनट के लिए, हाँ देखिए, आरक्षण का लाभ राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुसार और राज्य सरकार के सक्षम स्तर पर ही निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा। देखिए जो प्रमाण पत्र आप लगाएंगे उसी के अकॉर्डिंग वहां पर जांच पड़ताल के बाद ही आपको आरक्षण मिलेगा। ठीक है। आप देखो दूसरा क्या है इसमें पॉइंट दिया होगा, ऑनलाइन आवेदन पर पत्र इंगित
कलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आपको लाभ नहीं मिलेगा। अगर आपने ऑनलाइन आवेदन करते वक्त अगर आरक्षण का दावा नहीं किया है तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, अब देखिए तीसरा पॉइंट क्या कहता है आरक्षण में, जाति और लिंग के आधार पर अब लाभ उम्मीदवार को मिलेगा जिसका स्थायी बिहार का, लेकिन देखिए सिर्फ उम्मीद उन्हीं उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ मिलेगा जो सिर्फ बिहार के स्थायी निवासी होंगे। ठीक है, और मूल निवासी होंगे, और आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। ठीक है, बिहार राज्य के बाहर के निवासियों के लिए आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, उन वो सभी किस में आएंगे, जनरल कोटी में आएंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आवेदन में स्थायी पता ही आरक्षण के प्रयोजक के स्थायी निवासी अनुमान्य होगा। उक्त आरक्षण के लिए उम्मीदवारों को स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जो प्रमाण पत्र आप देंगे आवासीय का डोमिसाइल देंगे वही अनिवार्य होगा। ठीक है, देखिए चौथा क्या कहता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नलिखित प्रमाण पत्र मुख्य परीक्षा के आवेदन भरने के समय अपलोड करना होगा। जैसे कि आपको जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा और स्थायी निवासी या डोमिसाइल मूल निवासी का प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना होगा। आप जिन लोगों ने नहीं बनवाया हो आप बनवा लीजिए, आप एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले तक का 18/8 से, या फिर जो 17/9/2025 है उससे पहले का आप बनवा सकते हैं। ठीक है, पिछड़ा वर्ग, अब देखिए यहाँ पे पिछड़ा वर्ग के लिए क्या कहा गया है कि क्रीमी लेयर रहित मुख्य परीक्षा के आवेदन भरने के समय अपलोड करना अनिवार्य होगा। ठीक है, आप जिसके पास क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट है, क्रीमी लेयर, ठीक है, आप नॉन क्रीमी लेयर के अंदर आते हैं तो आप सर्टिफिकेट उसमें अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आप के लिए आप एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, आप उसमें फॉर्म में भर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आरक्षण का दावा करने पर विवाहित महिलाओं की जाति क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम और पता से निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम से। देखिए अब जो विवाहित महिला है उनके लिए सिर्फ क्या कहा गया है कि इसमें जो सिर्फ जो महिला होंगे वो विवाहित होंगे वो उसके पिता के नाम से ही आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, ना कि उनके पति के नाम से। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ लिखा गया आरक्षण संबंध सभी प्रमाण पत्र आयोग कार्यकाल प्रमाण पत्रों की समीक्षा के समय मूल से वस्तुतः नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। देखिए जो भी जितने भी फॉर्म भरे जाएंगे वो जो फॉर्म भरने से पहले का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए आरक्षण नंबर 5 क्या कहता है, 5 में देख सकते हैं आप, जो आरक्षण का दावा करने पर उम्मीदवार अपनी जाति के अनुरूप पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात ही आरक्षण कोटि का अंकन ऑनलाइन करने के संबंध में कॉलम को भरे। जिस जाति के होंगे वही अपनी जाति को क्लिक करके आप भर सकते हैं ऑनलाइन को फॉर्म को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा नहीं मान्य होगा और उन्हें सामान्य श्रेणी में माना जाएगा। मान लीजिए बीसी का भर दिया, ठीक है, बीसी का भर दिया और लेकिन आप आते हैं जनरल में तो आप सिर्फ जनरल में ही माना जाएगा आपको। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के रूप में देखिए क्या है, अगर बीसी कोटि के अभ्यर्थी हो ऑनलाइन भरते समय तो बीसी कर दिया, मतलब भरते समय ऑनलाइन भरते समय एबीसी डाल दिया और आप हैं बीसी में तो आपको इससे वंचित कर किया जाएगा और आपको ये मतलब कि प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हैं तो उसको अनारक्षित मतलब कि उसको जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब देखो उसमें क्या है, उम्मीदवार प्रमाण पत्र समीक्षा के दौरान प्रमाण पत्र में प्रस्तुत नहीं करेंगे तो अनारक्षित कोटि में मान्य कर दिया जाएगा। अगर मान लीजिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आप बीसी है जो एबीसी भर रखे हैं और आपने प्रमाण पत्र नहीं दिया, ठीक है, प्रमाण पत्र आपने वेरिफिकेशन के टाइम नहीं दिया तो आपको जनरल कैटेगरी में ही मान्य कर दिया जाएगा। ठीक है, यथा प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा का परीक्षाफल की समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद परीक्षा करने के बाद होने के बाद आपको कार्रवाई कर दी जाएगी इनके द्वारा। ठीक है, आगे देखिए क्या है कि छठा क्या कहता है कि इसमें सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के ज्ञापन में 8/9/62 दिनांक 21/5/2025 के आलोकन में राज्य के मूल निवासी बेंचमार्क दिव्यांगजन मात्र को क्षैतिज आरक्षण से अनुमान्य है। ठीक है, सिविल सर्जन हो, ठीक है, या सीएमओ द्वारा निर्गत होना चाहिए। ठीक है, वो आरक्षण के लिए अनुमान्य है। ठीक है, अस्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र में निर्धारित अवधि के बाद नवीकरण नहीं होने चाहिए, मतलब कि जो दिव्यांग व्यक्ति होंगे वो दोबारा से रिन्यूअल नहीं करा सकते उसको। ठीक है, अगर होता है तो वो मान्य प्रमाण पत्र के लिए मान्य नहीं होगा। ठीक है, साफ साफ लिखा गया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर इस वाले में कि भाई उपरोक्त सूचना अधिसूचना के अंतर्गत संलग्न अनुसूचित में 1 में सक्षम पदाधिकारी निर्गत और प्रमाण पत्र, अनुसूचित 2 में शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। जिस दिव्यांग अभ्यर्थी को श्रुति लेख
की आवश्यकता होगी। ऑनलाइन आवेदन के संबंध में कंडिका में श्रुति लेख की आवश्यकता कॉलम में यस करना अनिवार्य होगा। जिसको मान लो श्रुति लेख सब्सक्राइब करना होगा, सब्सक्राइब की जरूरत होगी, वो आप इसमें ऑनलाइन भरते समय उसमें यस करना होगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 11 नंबर 8 में क्या है कि भाई देखिए, संपूर्ण रूप से राज्य के मूल निवासी आरक्षित वर्ग के लिए और अनारक्षित आरक्षित वर्ग को ही महिला और अभ्यर्थी को 35% आरक्षण दिया गया है। ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे आरक्षण वाले में क्या कहता है कि अगर वो साथ में विहित प्रपत्र में भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नातिनी होनो प्रमाण पत्र निश्चित रूप से उपलब्ध होना चाहिए। अगर स्वतंत्रता सेनानी के लिए हो, अगर स्वतंत्रता सेनानी के उत्तरदायी का परिचय पत्र मान्य नहीं है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, विवाहित महिलाओं के पक्ष में आय और परिसंपत्ति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पति के साथ रहने की स्थिति की में उनके पति के स्थायी निवासी अंचल से निर्गत होना चाहिए। देखिए, अब विवाहित महिला होंगे और उनकी इनकम सर्टिफिकेट जो होंगे, उसके जो पति जो होंगे, पति के निवास स्थान जहाँ भी होंगे वहाँ के अंचल से निर्गत एक इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। परंतु इस विवाहित महिलाओं को अपने पिता के निवास के आधार पर निर्गत आवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। ठीक है। विवाहित महिला का बिहार राज्य की मूल निवासी है। आय और संपत्ति संबंधी प्रमाण पत्र निर्गत करने के किए जाने की स्थिति में 1 वर्ष के वैध माना जाएगा। ठीक है। इनकम सर्टिफिकेट जो 1 साल के लिए माना जाएगा वो होना चाहिए 1 साल का। ठीक है। अब देखिए, मैट्रिकुलेशन में जो 10वीं का जो प्रमाण पत्र है, जो 10th जिन्होंने किया है, उसके अकॉर्डिंग ही आप उसमें नाम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, पिता का नाम, माता का नाम, सब उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है। अगर आपके पास, और उसके बाद योग्यता कितनी होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए, आपको ग्रेजुएट होने चाहिए। ठीक है। और अगर आपके पास डिग्री हाल फिलहाल में की हो, आपको उसके पास लिए औपबंधिक प्रमाण पत्र मतलब कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट होना जरूरी है। ठीक है। अनुसूचित जाति जनजाति का प्रमाण पत्र होना चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आय और परिसंपत्ति प्रमाण पत्र, स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है। बिहार के स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नातिन का प्रमाण पत्र होना चाहिए। दिव्यांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है। ये सभी चीज़ें आप लोगों को मतलब कि परीक्षा फॉर्म भरवाते समय आपको प्रमाण पत्र को अपलोड करना होगा। और अभी से ही आप जितने भी प्रमाण पत्र है जिन्होंने नहीं बनाया है वो बनवा लीजिए आप। ठीक है। अपलोड किए जाएंगे प्रमाण पत्र को। अब देखिए, ऑनलाइन ये जो प्रमाण पत्र है, ऑनलाइन आवेदन के भरने की अंतिम तिथि, देखो यहाँ पे क्या मेन पॉइंट क्या है कि अगर वंचित प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि संशोधन किए जाने की स्थिति अंतिम निर्धारित तिथि तक होना आवश्यक है। मतलब कि आप मान लीजिए 18/9 है, सितंबर से पहले तक आपको इसका प्रमाण पत्र जितने भी आप बनवा लें। ठीक है। जिन्होंने नहीं बनवाया है वो अभी से ही फॉर्म मतलब फॉर्म भरने के लिए आप ये प्रमाण पत्र जितने भी हैं भरवा सकते हैं। ठीक है। अब महत्वपूर्ण निर्देश क्या है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या है, देखिए आपको, देखिए संबंधित प्रमाण पत्र यह अंतिम मास पवित्र एडमिट करने के होने के नहीं माना जाएगा। ठीक है। मान लीजिए ये देखिए, किसी प्रकार की पैरवी करने, किसी भी प्रकार की पैरवी अगर कोई करवाता है, सिफारिश लगवाता है या गलत या पूर्ण सूचना देने अथवा चयन की प्रक्रिया को किसी प्रकार की अनुचित तरीका से आप पाए जाते हैं तो आपका जो अभ्यर्थी का जो है अभ्यर्थ रद्द किया जाएगा। ठीक है। आपका जो फॉर्म है कैंसिल कर दिया जाएगा, आप पेपर देने के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। ठीक है। उसके बाद जो अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने के क्रम में हिंदी और अंग्रेजी हस्ताक्षर को स्कैन कर, देखो अब हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही आप हस्ताक्षर को स्कैन करके अपलोड करेंगे। ठीक है। और इंटरनेट या बैंकिंग व्यवधान के उत्तरदायी नहीं होगा तो अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करेंगे और पूर्व ही उससे पहले ही आप प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। ठीक है। साथ ही गलत भुगतान, असफल भुगतान, अनसक्सेसफुल पेमेंट, ट्रांजैक्शन फेलियर, ट्रांजैक्शन स्टेटस पेंडिंग के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। ठीक है। अभ्यर्थी को सुधार हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा, कोई भी सुधार होगा उसके लिए समय नहीं मिलेगा आपको। ठीक है। अच्छे इंटरनेट व्यवस्था के साथ आप इस फॉर्म को भर लेंगे। ठीक है। और सभी डॉक्यूमेंट अपने पास ही रख लेंगे। अब देखिए कि अभ्यर्थी आवेदन पत्र को सबमिट करने के पहले प्रीव्यू देकर संतुष्ट हो लेंगे। जो आप फॉर्म भर लेंगे और लास्ट में सबमिट का ऑप्शन आएगा, उससे पहले आप प्रीव्यू का जो होगा, उससे पहले आप प्रीव्यू को देखकर संतुष्ट हो लेंगे कि आपने सही से फॉर्म भरा है या नहीं भरा है। उसको देख के आप क्वेश्चन करेंगे, मतलब सॉरी क्वेश्चन नहीं, आप देख के आप फॉर्म को सबमिट करेंगे। ठीक है। अगर आप में अगर कोई भी सुधार करने की आवश्यकता होगी तो उसमें एडिट का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करके आप दोबारा से उसको मतलब कि एडिट करके सबमिट फिर कर लेंगे। ठीक है।
अब देखिए पॉइंट नंबर 6 क्या है, अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जा सकता है। देखिए एक ही बार में एक ही बार आप ऑनलाइन आवेदन भर सकेंगे, ठीक है। और एक से अधिक आवेदन पत्र एक ही पता या पता बदल कर भरे जाने की स्थिति में उनके आवेदन पत्रों को अस्वीकार कर दिया जाएगा। मान लीजिए एक से ज़्यादा आप आवेदन भरते हैं तो आपको फॉर्म को रद्द किया जाएगा, ठीक है, कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, वैध सक्रिय मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दर्ज करना अनिवार्य रहेगा, ठीक है। मतलब मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को आप सही भरिएगा, ठीक है, जो भविष्य में आपको कोई भी सूचना देना होगा तो इस पर दिया जाएगा, ठीक है। गलत और अवैध मोबाइल नंबर दिए जाने पर आपको भविष्य में महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त करने के लिए वंचित कर दिया जाएगा। जिम्मेदार इसके लिए आप आयोग भी जिम्मेदार नहीं रहेगा, आप खुद जिम्मेदार होंगे, ठीक है। पॉइंट नंबर 8 क्या कहता है, एप्लीकेशन फॉर्म नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर को सुरक्षित रखेंगे। अभ्यर्थी पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र फोटो सहित प्रति अपने पास सुरक्षित रखें। किसी भी परिस्थिति में डुप्लीकेट या फिर द्वितीय रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन फॉर्म नंबर, प्रवेश पत्र आवेदन के दौरान निर्गत नहीं किए जाने चाहिए, ठीक है। आप समझ गए बात को। पॉइंट नंबर क्या है, 9 में क्या है, देखिए सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के द्वारा अधिसूचना संख्या 9667 दिनांक में आलोक में लिखित परीक्षा ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या ऑफलाइन मोड में आयोजित की जा सकती है भविष्य में, ठीक है। अभी विभाग ने नहीं नोटिस दिया है, जिस दिन नोटिस देगा आपको पता चल जाएगा कि ऑफलाइन मोड में होगा या फिर ऑनलाइन मोड में होगा, ठीक है। अब निश्चिंत रह आप तैयारी करते रहिएगा, ठीक है। 10वां पॉइंट क्या है कि प्रारूपण मतलब इम्पर्सोनेशन करने का प्रयास किया जाता है और बायोमेट्रिक थंब जो आपका जो थंब होगा वो लगाया जाएगा। आइरिस आंख की जांच की जाएगी, ठीक है। बायोमेट्रिक थंब इम्प्रेशन आपका सही होना चाहिए, आपका जो आधार कार्ड से मैच होना चाहिए। आप जिसका आधार कार्ड एक्टिव नहीं है, आप आधार कार्ड में थंब इम्प्रेशन एक्टिव नहीं है उसको आप एक्टिव कर लीजिएगा, ठीक है। यही सब है। अब नोट में देख लास्ट में क्या है, देखिए नोट में क्या है कि उम्मीदवार अहर्ता आवेदन पत्रों को स्वीकार अस्वीकार करने तथा चयन की प्रक्रिया के परीक्षा के आयोजन में परीक्षा केंद्रों का आवंटन, परीक्षा फल तैयार करने की प्रक्रिया या सफल उम्मीदवारों के पदों संवर्ग के लिए चयन आवंटन के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा, ठीक है। जो लास्ट में फॉर्म सफल होंगे उसका ही चयन जो आवंटन का निर्णय होगा वही सिलेक्ट किए जाएंगे विद्यार्थी। सभी अभ्यर्थियों के लिए मान्य होगा और इसके संबंध में किसी प्रकार की जानकारी या पत्राचार के संबंध में विचार नहीं किया जाएगा, ठीक है। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि है कि ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि है 18/8/2025, ठीक है। इसी महीने अगस्त में ही 18 तारीख से आप फॉर्म भर सकेंगे और परीक्षा शुल्क जमा करने की तिथि है 17/9 मतलब कि 17 सितंबर 2025 तक आप परीक्षा का जो शुल्क जो है फीस होगी वो आप भर सकेंगे। और आवेदन भरने की अंतिम तिथि है 19/9/2025 तक आवेदन को आप भर सकते हैं, ठीक है। ये है आप। अब देखिए अब इसमें क्या ऑनलाइन आवेदन में आयोग आरक्षण और कौन कौन से प्रमाण पत्र लगेंगे, देखिए मैट्रिक का अंक या प्रमूल प्रमाण पत्र होगा, ठीक है, वो आपको अपलोड करना होगा। और डिग्री जो है डिग्री स्नातक जो अंक प्रमाण पत्र और मूल प्रमाण पत्र की भी डिग्री आपको पास होनी चाहिए, वो सभी लगेगा। या फिर आपने हाल ही फिलहाल में ग्रेजुएशन किया है तो उसका प्रोविजनल सर्टिफिकेट होगा, प्रोविजनल सर्टिफिकेट वो आपको देना होगा। और पीजीडीसीए से अगर कर रखा है, पीजीडीसीए का से आप ग्रेजुएट हैं, बीसीए बीएससी आईटी से संबंधित है, उसका अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र, ठीक है, मार्क सर्टिफिकेट और उस क्या होता है उसका डिग्री जो ना अपलोड करना होगा, ठीक है। स्थायी निवासी हो, ठीक है, मतलब स्थायी निवासी मतलब डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए, आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, क्रीमी लेयर है तो प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र, ये सभी सर्टिफिकेट आपको बनवा लेना है और इसको सभी को अपलोड किए जाएंगे। अगर स्वतंत्रता सेनानी के लिए के पोता पोती हो, नाता नाती हो, उसका प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। दिव्यांगता संबंधी प्रमाण पत्र, इसके लिए सर्टिफिकेट आपके पास हो तो आप अपलोड कर देंगे, ठीक है। और अधिकतम उम्र के लिए छूट दी जाएगी, उसमें से प्रमाण पत्र में भूतपूर्व सैनिक भूतपूर्व में सैनिकों का प्रमाण पत्र से संबंधित हो, सूचना विशिष्ट कलम, ठीक है, तो वो सुनिश्चित इसका प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है, आप इसको भर सकेंगे। देखिए आप इसको फॉर्म भरने के लिए आप कौन सी वेबसाइट पर जाएंगे, bssc.bihar.gov.in पर आप जाकर इस फॉर्म को आप भर सकेंगे, ठीक है।
अब देखिए, आवेदन किसी प्रकार का सुधार या परिवर्तन अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। अगर अभ्यर्थी जो फॉर्मेट आपको दिया होगा उसके अकॉर्डिंग ही आपको फॉर्म भरना है, ठीक है। जो जो लिखा होगा उसमें माता का नाम, पिता का नाम, अपना नाम, ठीक है, और मैट्रिक के अनुसार जन्म तिथि, समकक्ष प्रमाण पत्र, अंक पत्र के अनुसार होना चाहिए, ठीक है। और सभी अभ्यर्थी को कोटि कैटेगरी के लिए सावधानी पूर्वक आप अपना कैटेगरी उस पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है। कौन सा कैटेगरी, जिस कैटेगरी में आप आते हैं आप उसको भर सकेंगे। और विज्ञापन की कंडिका आरक्षण में अगर आपको, देखिए यहाँ पे श्रुति लेखक की आवश्यकता है, श्रुति लेखक की, तो उसके लिए आप यस करेंगे। और अगर आवश्यकता नहीं, अगर ऑनलाइन आवेदन में अंकित करते हैं तो उसके लिए यस करना होगा, या अगर नहीं जरूरत है तो उसके लिए नो करना होगा, ठीक है। उसके बाद अभ्यर्थी ऑनलाइन करते समय लाइव फोटो वेबकैम के माध्यम से खींचकर अपलोड करना होगा। आपको इसमें लाइव फोटो भी खींचना होगा, ठीक है। उसको अच्छे से अपलोड करना होगा। और देखिए 8वां क्या कहता है कि अभ्यर्थी को उनके प्रस्तुत प्रमाण पत्रों वैध कागजातों के आधार पर ही आयोग अंतिम निर्णय लेगा। जो उसके पास जो भी प्रमाण पत्र होंगे, सर्टिफिकेट होंगे, उसके अकॉर्डिंग ही विभाग जो है आपको अंतिम निर्णय तक आपको मतलब कि फॉर्म भरवाएगा और मतलब कि सिलेक्शन आपका होगा, ठीक है। योग्यता प्रमाण पत्र वही मान्य होगा जिसमें उल्लेख उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में किया गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए 11वां पॉइंट क्या कहता है कि अभ्यर्थी सुनिश्चित करेंगे कि ऑनलाइन आवेदन समर्पित करते समय उसके पास वांछित प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र मूल रूप से उपलब्ध होने चाहिए, ठीक है। उसके पास सही वाला सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। उसको आप भर सकेंगे, ठीक है। घोषणा क्या कहता है, देखिए अगर मैं घोषणा करता हूँ कि विज्ञापन में निर्देशों को भली भांति पढ़ लिया है और उसके द्वारा पुष्टिकरण मानेगा और निर्देशानुसार आवश्यक सभी संबंधित दस्तावेजों को प्रस्तुत करूंगा। मैं घोषणा करती हूँ कि डुप्लीकेट अगर आपके पास है तो आवेदन नहीं भरा है, नहीं भरना चाहिए, नहीं भरना है। अगर आपके पास सही दस्तावेज है उसके अकॉर्डिंग ही आपको फॉर्म भरना है। इसके अलावा अगर गलत पाया गया तो आपके आवेदन पत्र को रद्द कर दिया जाएगा और कानून के अनुसार आपको परिणामों का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। अंतिम तिथि ऑनलाइन आवेदन करने के लिए देखिए 18/8/2025 से 19/9/2025 है। रात्रि के 11:59 पर आज तक आप वेबसाइट bssc.bihar.gov.in पर जाकर आप भर सकते हैं, ठीक है। ये आज का नोटिफिकेशन है जो हमारे विद्यार्थियों के लिए, जो हमारे बच्चों के लिए और हमारे फ्रेंड्स के लिए बहुत ही सुनहरा मौका बिहार सरकार ने दिया है। BSSC सीजीएल 2025 में 1481 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी है। आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए और डेली मॉक टेस्ट लगाइएगा, ठीक है, जिससे आप इस एग्ज़ाम को निकाल पाएंगे, ठीक है। देखिए नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप देख सकते हैं कि सरकार के द्वारा ये बहुत ही सुनहरा मौका मिला है इलेक्शन के लेके। जो इलेक्शन के दौरान, आप इलेक्शन से पहले आपको ये नोटिफिकेशन निकाल दिया गया है और इलेक्शन में भी इसका एग्ज़ाम दिसंबर, नवंबर लास्ट या फिर दिसंबर में आपको ले लिया जाएगा, या फिर ज़्यादा हो सके तो जनवरी के मंथ में आपको ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवा सकते हैं, ठीक है। तो आप, आई होप आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा और अपना ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।